तुमने कभी उस इंसान से प्यार किया है जो तुम्हें देखकर मुस्कुराता था लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें तोड़ रहा था? वो इंसान जो तुम्हें रोज कुछ नया महसूस कराता था। कभी अचानक किसी पुराने गाने पर तुम्हारा हाथ पकड़ लेता तो कभी बिना कुछ कहे चला जाता। तुम सोचते थे ये सच्चा प्यार है, ये अनदेखा सा जादू है, लेकिन असल में वो एक बहुत सोची समझी स्क्रिप्ट खेल रहा था। उसका हर सरप्राइज, हर बातों में लिपटा रहस्य तुम्हारे दिल को छूने के लिए नहीं था बल्कि तुम्हारे दिमाग पर कब्जा करने के लिए था। एक समय था जब तुम खुद को मजबूत मानते थे, तुम्हारा दिल, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी सीमाएं सब तुम्हारे नियंत्रण में थे। फिर वो आया जैसे कोई हल्की बारिश, धीरे धीरे, बिना कोई आहट किए। पहले छोटी बातें बदली, वो कभी अचानक एक गुलाब दे देता बिना वजह, फिर कभी एक लंबा मैसेज लिखता, मैंने आज तुम्हारी मुस्कान को मिस किया, और तुम्हें लगा वो अलग है, वो असली है। लेकिन यही थी उसकी पहली चाल, आकस्मिकता। एक ऐसा हथियार जो इंसान की भावनाओं को बिना लड़े जीत लेता है। जब भी कोई तुम्हें अचानक कुछ देता है, एक तोहफा, एक मुलाकात, एक रहस्य, तो तुम्हारा दिमाग सोचता है ये तो इत्तेफाक था, ये सच्चा है। पर सच्चाई इत्तेफाक नहीं था। वो चाहता था कि तुम चौंको, तुम्हारा दिल तेजी से धड़के, और उस धड़कन में तुम सोच न सको कि क्या ये सब सोचा समझा था। एक बार की बात है, एक लड़की अपने जीवन में सुलझी हुई थी, पढ़ती थी, अपने करियर पर ध्यान देती थी, किसी मोह में नहीं पड़ती थी। फिर एक दिन वो एक लड़के से मिली, सादा, शांत लेकिन रहस्यमयी। उसने कभी फ्लर्ट नहीं किया, सिर्फ मुस्कुराया, सिर्फ महसूस कराया कि मैं अलग हूँ। पहली मुलाकात के कुछ दिनों बाद उसने एक छोटी सी किताब गिफ्ट की जिस पर लिखा था, लव इज नॉट स्पोकन, इट इज मेड टू बी फेल्ट। लड़की हंसी, लेकिन दिल कहीं अंदर से हिल गया। धीरे धीरे वो लड़का उसे नई नई जगहों पर ले गया। कभी अचानक पुराने किले की छत पर ले जाकर आसमान की ओर इशारा कर दिया, देखो वहां हमारा नाम लिखा है। कभी बिना कहे गायब हो गया 2 दिन के लिए, फिर लौटकर कहा, मैं खुद से लड़ रहा था, तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हार गया। ये सारी बातें उसे सच्ची लगी, पर ये सब उस लड़के की स्क्रिप्ट का हिस्सा था। हर तोहफा, हर गायब होना, हर इमोशनल लाइन एक कैलकुलेटेड सरप्राइज था। और धीरे धीरे वो लड़की जो कभी मोह में नहीं पड़ती थी, अब उसके बिना एक दिन नहीं सोच पाती थी। क्या यही मोह है, या फिर ये मानसिक नियंत्रण है जो प्रेम जैसा दिखता है लेकिन इरादे उससे बहुत अलग हैं? इस दुनिया में कई लोग इश्क नहीं करते, वो मोह करते हैं। वो तुम्हें धीरे धीरे तोड़ते हैं ताकि जब तुम गिरो तो उन्हीं की गोद में गिरो। वे जानते हैं कि इंसान को जीतने के लिए सबसे गहरा रास्ता होता है अचानकपन, क्योंकि जब तुम चौंकते हो तो तुम्हारा मन रुकता है, और जब मन रुकता है तभी कोई और तुम्हारा नियंत्रण ले सकता है। आज का वीडियो उसी रहस्य पर आधारित है, कैलकुलेटेड सरप्राइज, मोह की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक। कैसे किसी को चौंकाकर, भावनात्मक बनाकर आप उसके दिल ही नहीं, उसके दिमाग और निर्णय पर भी राज कर सकते हैं। तो अब वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम सिर्फ सीखने नहीं आए हो, शायद खुद को पहचानने आए हो। चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, लॉ 19। 1753 का साल था। सिर्फ 28 साल के जियोवानी कासानोवा ने एक नाजुक सी लड़की कैटरीना पर दिल हार दिया था। मगर कैटरीना के पिता को पता था कि कासानोवा किस किस्म का आदमी है। कुछ अनहोनी होने से पहले वह बेटी की शादी तय करना चाहता था, इसलिए उसने उसे वेनिस के पास मुरानो द्वीप के एक कॉन्वेंट ननवास भेज दिया, पूरे 4 साल के लिए। लेकिन कासानोवा उन लोगों में से नहीं था जिनके इरादे एक दीवार से टकराकर टूट जाए। उसने चोरी छिपे कैटरीना को खत भेजने शुरू किए। हफ्ते में कई बार वह उसी कॉन्वेंट में मिस्सा प्रार्थना संध्या में शामिल होने लगा, बस एक झलक पा लेने की खातिर। धीरे धीरे ननों में कानाफूसी फैल गई। यह रंग रूप वाला नौजवान इतनी बार इधर क्यों आता है? एक सुबह जब कासानोवा मिस्सा से निकलकर गोंडोला की तरफ बढ़ रहा था, कॉन्वेंट की एक सेविका उसके पास से गुजरी और पैर के पास एक लिफाफा गिरा गई। वह समझा कि यह कैटरीना का संदेश होगा, जल्दी से उठाया। खत वाकई उसी के लिए था, पर लिखने वाली कैटरीना नहीं बल्कि कॉन्वेंट की ही एक नन थी। उसने लिखा था कि वह कासानोवा को कई बार देख चुकी है और जान पहचान बढ़ाना चाहती है। अगर रुचि हो तो फलां दिन फलां समय कॉन्वेंट के पार्लर में आ जाए, जहां एक काउंटेस उसकी मुलाकात के लिए आएगी। वह दूर खड़े होकर उसे देख सकता है और पसंद आए तो आगे बढ़ सकता है। रहस्य की हल्की चिंगारी इस शालीन लेकिन शरारती दावत ने कासानोवा की जिज्ञासा को भड़का दिया। तय समय पर वह पार्लर के एक साए भरे कोने में खड़ा रहा। सामने एक नन जाली भरी खिड़की के पीछे बैठी एक सजी धजी महिला काउंटेस से बातें कर रही थी। नाम लिया गया मैथिल्डे AM, 20 की शुरुआत में वेनिस भर में मशहूर, जिसने अचानक कॉन्वेंट का रास्ता पकड़कर सबको चौंका दिया था। मगर कासानोवा को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि काली आदत नन का वस्त्र के नीचे वह लड़की बेहद सुंदर है, खासकर उसकी चमकती नीली आंखें। उसे लगा शायद मैथिल्डे कोई खास काम निकलवाना चाहती है और उसने उसे मोहरा चुना है।
पर जिज्ञासा जीत गई। कुछ दिन बाद वह फिर कॉन्वेंट पहुंचा और उससे मिलने की फरमाइश की। इंतजार में उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। पता नहीं सामने क्या आने वाला है। मैथिल्डे आई, पर्दे जाली के पीछे बैठी। कमरे में सिवा उनके कोई न था। उसने कहा कि वे पास के एक छोटे से विला में रात का खाना साथ खा सकते हैं। कासानोवा मुस्कुराया, मगर मन में सवाल कौंधा। किस किस्म की नन है यह? उसने पूछ लिया। और क्या मेरा सिवा कोई और प्रेमी नहीं है तुम्हारा? मैथिल्डे ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, एक मित्र है, बल्कि यही कहूं कि वही मेरे स्वामी हैं। मेरी दौलत उन पर ही टिकी है। फिर उसने पलटकर सवाल किया, क्या कासानोवा की कोई प्रेमिका है? कासानोवा ने हाँ कहा। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मुझे अपने दिल में उसकी जगह लेने दी तो दुनिया की कोई ताकत मुझे वहां से हटा नहीं पाएगी। यही कहते हुए उसने विला की कुंजी बढ़ा दी। 2 रात बाद आने का वचन लेकर कासानोवा ने जाली के आर पार उसके होठों को चूमा और झूमता सा बाहर निकला। अपनी यादों में वह लिखता है, अगले 2 दिन में बुखार सा ताप लिए घूमता रहा। न नींद न भूख, कुलीन जन्म, रूप, बुद्धि, सबके ऊपर एक और नशा था। वह निषिद्ध फल थी। मैं चर्च का प्रतिद्वंद्वी बनने जा रहा था। मुठभेड़ उस वर्जित फल से ठीक तय घड़ी पर कासानोवा विला पहुंचा। अंदर प्रवेश किया तो चौंक गया। मैथिल्डे नन का लबादा छोड़ शानदार पोशाक में थी। बालों का जूड़ा भी दहक रहा था, यानी उसका सिर मुंडाया नहीं गया था, जैसा कॉन्वेंट रिवाज है। कासानोवा ने उसे बाहों में भर लिया। वह हल्की सी प्रतिरोध करके मुस्कुराई और बोली, पहले खाना। रात के भोजन ने कई राज खोले। अपनी दौलत से मैथिल्डे कुछ लोगों को घूस देकर समय समय पर कॉन्वेंट से उड़ आती थी। उसने अपने मित्र और स्वामी को इस नए संबंध की सूचना दी और उसे आपत्ति नहीं थी। जरूर वह बूढ़ा होगा, कासानोवा ने सोचा। नीली आंखों में शरारती चमक तैर गई। नहीं, 40 के करीब होंगे और काफी आकर्षक भी। भोजन के बाद अचानक एक छोटी सी घंटी बजी। इशारा की लौट चलो वरना पकड़ी जाओगी। मैथिल्डे ने फौरन पोशाक बदली, फिर वही काली आदत पहन ली। दरवाजे से निकलते निकलते उसने नजर फेर कर देखा। एक वर्जित मुस्कान और अंधेरे गलियारे में गुम हो गई। कासानोवा वहीं खड़ा रहा, दिल में तूफान लिए। उसे समझ आ गया था कि यह पाखंडी नन असल में कितनी खतरनाक और दिलचस्प है, और वह पहले ही उसके जाल में गिर चुका था। उस रात मुरानो की उदास जलधारों के बीच एक और कहानी जन्म ले चुकी थी। रहस्य, साहस और मोह के उस ताने बाने में जिसे हम आज भी कासानोवा के नाम से याद करते हैं। अब कासानोवा के सामने एक सुंदर भविष्य की झलक बिखर रही थी। महीनों तक उस विला में रहना, उस रहस्यमयी और मोहक स्त्री के साथ, जिसके सारे खर्चे कोई अदृश्य मास्टर उठा रहा था। सब कुछ किसी फैंटेसी की तरह था और ये फैंटेसी उसे पूरी तरह बांध चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद वह फिर कॉन्वेंट पहुंचा, अगली मुलाकात तय करने। इस बार योजना बनी कि वे वेनिस के एक चौराहे पर मिलेंगे, फिर वहां से विला जाएंगे। ठीक समय पर कासानोवा वहां पहुंचा। तभी एक अजनबी आदमी उसकी ओर आता दिखा। उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। कहीं ये वही रहस्यमयी प्रेमी तो नहीं जो अब उसकी जान लेने आया है, या शायद कोई और जिसे उसे सबक सिखाने भेजा गया है। आदमी उसके पीछे से घूमकर करीब आया और फिर उसने एक झटका खाया। वह मैथिल्डे थी, पुरुषों की पोशाक में, नकाब लगाए। वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, डर गए ना? कासानोवा के दिल में सनसनी दौड़ गई। ये औरत शैतान है और मैं इसकी गिरफ्त में हूँ, उसे मानना पड़ा। मर्दाने कपड़ों में भी वह और भी ज्यादा उत्तेजक लग रही थी, पर अब धीरे धीरे संदेह उसके भीतर घर करने लगा। कुछ बातें असामान्य थीं, जैसे कि मैथिल्डे के घर में रखी वर्जनशील और अश्लील किताबों की एक पूरी लाइब्रेरी। फिर उसके मुंह से निकलते हुए शब्द जैसे लेंट, उपवास के धार्मिक महीने के दौरान मिलने वाले देह के कष्टों में छिपे आनंद की बात करना। अब वह अपने रहस्यमयी प्रेमी को मेरा प्रेमी कहकर बुलाने लगी थी। कासानोवा के मन में एक योजना बनने लगी। मैं उसे इस आदमी से और कॉन्वेंट दोनों से दूर ले जाऊंगा, उसे सिर्फ अपना बनाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, एक और मोड़ आया। एक दिन उसे मैथिल्डे की तरफ से एक खत मिला, एक स्वीकारोक्ति के साथ। वह लिखती है कि जब वे विला में एक बेहद निजी और उन्मत्त मिलन में डूबे हुए थे, उस समय उसका प्रेमी एक कोठरी में छिपा हुआ उन्हें देख रहा था। और वह प्रेमी कौन था? वेनिस का फ्रांसीसी राजदूत। और उसने मैथिल्डे से कहा था, यह कासानोवा दिलचस्प है। कासानोवा को जैसे आग लग गई हो। मैं कोई तमाशा नहीं हूँ, उसने सोचा। लेकिन अगली ही सुबह वो फिर कॉन्वेंट के बाहर खड़ा था, उसी समर्पण के साथ जैसे कोई दास हो अपनी रानी के लिए। इस बार मैथिल्डे समय पर आई। वो दौड़ा और बाहों में भर लिया, मगर उसकी बाहों में जो स्त्री थी वो मैथिल्डे नहीं, कैटेरीना थी। कैटेरीना, वही लड़की जिसके लिए कभी उसका दिल धड़कता था। उसने देखा वो मैथिल्डे के ही कपड़ों में सजी थी। मैथिल्डे ने न सिर्फ कैटेरीना से दोस्ती कर ली थी, बल्कि उसकी पूरी कहानी जान ली थी, और शायद उस पर दया आ गई थी। तो उसने एक रात के लिए कैटेरीना को विला भेज दिया ताकि वो कासानोवा से मिल सके। पर कासानोवा के लिए अब कैटेरीना कोई मायने नहीं रखती थी। वो सादगी सी लग रही थी, जबकि मैथिल्डे थी ज्वालामुखी। वो अपनी मायूसी छुपा नहीं पाया। वो बस एक ही चीज चाहता था, मैथिल्डे। उसके दिल में क्रोध था, धोखा,
चालाकी, अपमान। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बाद वह फिर मैथिल्डे से मिला, सारा गुस्सा घुल गया। उस पहली मुलाकात में मैथिल्डे ने कहा था, अगर तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगे तो दुनिया की कोई ताकत मुझे वहां से हटा नहीं पाएगी। अब वो सच साबित हो चुका था। कासानोवा अब उसका गुलाम था, उसकी इच्छाओं का बंदी, उसके जहर जैसे सुख का आदी। और कौन जानता है, अगर किस्मत बीच में ना आती तो वह और कितनी दूर तक मैथिल्डे के लिए खुद को भुला देता, कितनी हदें पार कर बैठता। कासानोवा एक ऐसा नाम जो हर दिल को मोह लेने की कला में माहिर था। वो हमेशा नियंत्रण में रहता था, खेल उसी के इशारों पर चलता। हर बार वह सामने वाले को एक अनदेखी यात्रा पर ले जाता, धीरे धीरे अपने जाल में उलझाता और फिर पूरी तरह बांध लेता। लेकिन उसकी आत्मकथा में एक ऐसी कहानी है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। मैथिल्डे वह पहली और आखिरी औरत थी जिसने कासानोवा को शिकार बना दिया। वो उलझ गया, बेबस हो गया और उसी जाल में गिर गया जिसे वह औरों के लिए बुनता था। मैथिल्डे ने वही तकनीक अपनाई जो कासानोवा ने सदियों से औरों पर आजमाई थी, दूसरे के हाथों में खुद को सौंपने का अद्वितीय आकर्षण, हर पल नए अचरज का रोमांच और रहस्य की ताकत। हर बार जब वह मैथिल्डे से जुदा होता, उसके मन में सवालों की आंधी उठती। अब क्या होगा? अगला चेहरा कौन सा है? पहला खत, एक शांत से तूफान का संकेत। फिर कॉन्वेंट के पार्लर में उसकी पहली झलक, सुंदरता और रहस्य का सम्मोहन। फिर वही लड़की नन के चोले से बाहर निकलकर एक सजी धजी महिला के रूप में, और फिर एक दिन पुरुषों की पोशाक में सामने खड़ी। हर दृश्य एक गिन कर किया गया अचरज। उसकी हर चाल, हर रूपांतरण कासानोवा को और गहरे खींचती गई। यहाँ तक कि जब उसने कैटेरिना को मैथिल्डे की पोशाक में भेजा, वो भी एक सोच समझ कर डाला गया झटका था। कासानोवा की नजर में कैटेरिना अब एक फीकी याद बन चुकी थी। उसकी तलाश अब सिर्फ एक के लिए थी, मैथिल्डे। क्यों? क्योंकि वो हर बार उसकी सोच से आगे निकल जाती थी। वो कुछ ऐसा कर जाती थी जो कासानोवा सोच भी नहीं सकता था। यही तो है आकर्षण का असली नियम। तुम अनुमान से बाहर हो जाओ तो सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। तुम्हारा हर अचरज, हर रहस्य उसके मन में तुम्हारी छवि को और गहरा कर देता है। मैथिल्डे जानती थी कि आकर्षण का सबसे खूबसूरत पहलू है किसी को समझ न आना। वो एक पल में नन, दूसरे पल में विद्रोही प्रेमिका, फिर एक कामुक खेल की मास्टरमाइंड। वो एक पहेली थी और कासानोवा उसका दीवाना सुलझाने में खो गया। और यही है मोह का वो शास्त्र जिसे हर चुंबकीय इंसान अपनाता है। जब दुनिया तुम्हें समझने लगे, तुम कुछ ऐसा करो कि सब उलझ जाए। खुद को कभी पूरी तरह न खोलो, बल्कि धीरे धीरे हर बार एक नया रंग, एक नया रूप, एक नई गहराई दिखाओ। पहले उन्हें भ्रम दो कि तुम साधारण हो, शर्मीले, सरल, मासूम। फिर किसी दिन कुछ ऐसा कर दो जो बोल्ड हो, शरारती हो या कविता सा गूढ़ हो। जैसे जैसे लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, वो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचेंगे और सोचते सोचते तुम्हारे मोहजाल में पूरी तरह उलझ जाएंगे। क्योंकि एक बार जब कोई तुम्हारे रहस्यों की गिरफ्त में आ गया, वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। मोह का रहस्य ही है सबसे बड़ा आकर्षण। एक बच्चा अक्सर जिद्दी होता है। आप जितना उसे किसी काम से रोकेंगे, वो उतना ही उसी ओर भागेगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां वो अपनी सारी जिद छोड़ देता है और खुशी खुशी आपकी बात मान लेता है। जब आप उसे कोई सरप्राइज देने का वादा करते हैं, चाहे वो कोई डिब्बे में छिपा तोहफा हो, या ऐसा खेल जिसका अंत कोई नहीं जानता, या फिर एक यात्रा जिसकी मंजिल गुप्त है, या एक कहानी जिसका अंत अगली सुबह तक रुकता है, उस सरप्राइज के इंतजार में बच्चा अपनी इच्छा शक्ति छोड़ देता है। वो पूरी तरह आपकी मुट्ठी में होता है जब तक आप उसके सामने संभावना की एक हल्की सी चमक लटकाए रखते हैं। ये आदत सिर्फ बचपन में नहीं होती, ये इंसान के भीतर बहुत गहरे कहीं बसी होती है। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक ऐसा हिस्सा होता है जो बस यही चाहता है, कोई हो जो रास्ता जानता हो, जो उसे किसी अनजानी दुनिया की ओर ले जाए। शायद ये सुख उस भूली बिसरी याद से आता है जब हम छोटे थे और कोई हमें अपनी गोद में उठाकर किसी अनदेखी दुनिया की सैर कराता था। एक ऐसा एहसास जहां हम खुद कुछ नहीं करते थे, बस बहते जाते थे। ठीक वही आनंद हम तब महसूस करते हैं जब हम कोई थ्रिलर फिल्म देखते हैं या कोई रहस्यमयी उपन्यास पढ़ते हैं। हम निर्देशक या लेखक के हाथ में होते हैं। वो मोड़ दर मोड़ हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां हम पहले कभी नहीं गए। हम बैठकर कहानी का इंतजार करते हैं, पन्ने पलटते हैं, मन ही मन दास बन जाते हैं उस सस्पेंस के। यह वही सुख है जो एक स्त्री को तब महसूस होता है जब वह किसी आत्मविश्वासी डांसर के साथ डांस करती है और वह उसे पूरे भरोसे के साथ लीड करता है। वो अपने सारे डर, सारी सावधानियां भूल जाती है और बस बहने लगती है उसकी लय में। प्यार में भी यही होता है। वो एक शुरुआत है, एक नए संसार की ओर बढ़ते हुए, जहां हर चीज नई होगी, अजनबी होगी और हर मोड़ पर चौंकाने वाली होगी। जिसे बहकाया जा रहा है वो चाहता है कि कोई उसे लेकर चले, जैसे बच्चा जिसे उठाकर एक नई जगह ले जाया जाए। लेकिन अगर आप अनुमानित
अपमानित हो गए। अगर सामने वाला जान गया कि अब क्या होगा तो आपकी मोहकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ही अनुमान से भरी होती है, उसमें कोई जादू नहीं होता। अरब की मशहूर कहानियों में एक कथा आती है 1001 नाइट्स, जिसमें राजा शहरयार हर रात एक कुंवारी लड़की से शादी करता और सुबह होते ही उसकी हत्या करवा देता। फिर आई शहरजाद, एक लड़की जो इस मौत से बच गई सिर्फ एक कहानी की ताकत से। हर रात वह राजा को एक नई कहानी सुनाती, लेकिन कहानी अधूरी छोड़ देती, जिसका अंत अगली रात ही सुनाया जा सकता था। राजा जो हर औरत को सुबह मिटा देता था, अब इंतजार करने लगा कहानी के अगले हिस्से का, हर रात एक नया रहस्य। 3 साल तक शहरजाद ने कहानी की रस्सी से उसे बांधे रखा और अंत में राजा ने उसे माफ कर दिया। आपकी मोहकता भी उसी शहरजाद जैसी होनी चाहिए। अगर आप कुछ नया नहीं परोसते, अगर आप सामने वाले के भीतर उत्सुकता नहीं जगा पाते, तो आपका आकर्षण धीरे धीरे मरने लगेगा। हर रात आग जलाते रहिए, हर मुलाकात एक नई कहानी होनी चाहिए। हर क्षण उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दे, अब आगे क्या। जब तक आप उन्हें उलझा सकते हैं, उत्सुक रख सकते हैं, वो आपकी गिरफ्त में रहेंगे। कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा हंसाता है, असल में वही हमें अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ चुका होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो सब कुछ जानबूझकर किया गया था। हर तोहफा, हर मुलाकात, हर संयोग नहीं था, प्लान था। एक कैलकुलेटेड सरप्राइज, जहां आपको लगे कि आप बस एक दिलचस्प कहानी में जी रहे हैं, पर हकीकत में आप किसी और की स्क्रिप्ट का कैरेक्टर बन चुके हैं। तुम सोचते हो उसने तो बस अचानक मुझे गले लगाया, उसमें क्या चाल हो सकती है, लेकिन वही अचानक गले लगाना तुम्हारे शरीर की सीमा को तोड़ने की पहली कोशिश थी। तुम्हें लगा उसने बिना कुछ कहे मुझे देखकर मुस्कुराया, शायद उसे भी फील होता है, पर वो मुस्कान एक साइलेंट ट्रिगर थी ताकि तुम भावनाओं की आग में जल सको। और जब तुम पूरी तरह जल गए, वो अचानक गायब हो गया, क्योंकि यही अगला सरप्राइज था। वो जीत चुका था। तुम्हारा दिमाग अब उसके इशारों पर सोचता है, तुम्हारा दिल उसे ढूंढते हुए धड़कता है, और तुम्हारी आत्मा अब उसे खोने से डरती है। यही तो है कैलकुलेटेड सरप्राइज का असली जहर। वो कभी हमला नहीं करता, वो बस अंदर उतरता है, धीरे धीरे, छोटे छोटे ट्विस्ट्स के साथ। हर बार तुम सोचते हो शायद अब सब साफ हो जाएगा, पर अगली बार वो कुछ और नया कर देता है और तुम फिर उलझ जाते हो। सिडक्शन एक कला है, लेकिन कुछ लोग इसे कब्जा करने की कला बना देते हैं। और जब आप उसकी स्क्रिप्ट में जी रहे होते हैं, तो चाहे आप कितना भी भागो, आपकी मंजिल वही होती है जहां उसने पहले से तय किया होता है। अब सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा है जिसने तुम्हें कभी अचानक हंसाया, फिर अचानक तोड़ा, जिसका हर सरप्राइज दरअसल मन की जंजीर बन चुका है? अगर हाँ, तो वो तुम्हारे साथ मोह नहीं कर रहा, वो मन के स्तर पर तुम्हें जीत चुका है। सरप्राइज इज नॉट जस्ट अबाउट एक्साइटमेंट, इट इज अबाउट एंटरिंग समवन्स सोल विदाउट नॉकिंग, एंड वंस यूर इनसाइड यू नेवर लीव एम्प्टी हैंडेड। अब ये वीडियो बंद करने से पहले एक बार खुद से पूछो, क्या मैं किसी की स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुका हूँ, या फिर मैं खुद अपनी कहानी का लेखक हूँ? क्योंकि फर्क बस एक झटके का है, एक सरप्राइज का,